का। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है कार्लिटोस। वो कहता है आज से 20 साल पहले जो भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। लोग कई बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर हम उस सन्नाटे में, उस खामोशी में होते तो हम जरूर मर जाते, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने उस खामोशी में, उस सन्नाटे में पहली बार ईश्वर को महसूस किया है। उस ईश्वर को नहीं जिसके बारे में हमें बचपन से बताया जाता है। वहाँ पर एक अलग ही ईश्वर है जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता। वो सभी धर्मों, रीति रिवाजों से ऊपर है। जहाँ ईश्वर होता है वहाँ धर्म नहीं होता, और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ ईश्वर का कोई काम नहीं होता। और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में 20 साल पीछे, और आज की तारीख है 13 अक्टूबर 1972। स्टेला मैरिस कॉलेज की ओल्ड क्रिस्टन रग्बी टीम एक मैच खेलने के लिए चिली जा रही है। इनकी फ्लाइट एंटीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स है। तभी प्लेन को एक झटका लगता है जिससे सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, और एक के बाद इन्हें कई सारे झटके लगते हैं और इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश होने लगता है। और तभी इनका प्लेन एक पहाड़ी की चोटी से टकरा जाता है, और उसके टकराते ही प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। पीछे के साइड में जो भी लोग बैठे हुए थे वो सारे पैसेंजर्स हवा में उड़ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। प्लेन जमीन पर गिर जाता है और बहुत तेजी से घिसटता हुआ चला जाता है, और बहुत जोर से एक बड़ी सी चट्टान को जाकर टकरा जाता है, जिससे बहुत जोर का झटका लगता है। और इस झटके में बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। और अब जो भी लोग ठीक हैं वो घायलों की मदद करने की कोशिश करने लगते हैं। प्लेन के कॉकपिट में एक पायलट मर चुका है और दूसरा बहुत घायल है। पायलट के पास एंटोनियो और केनिसा नाम के दो लड़के जाते हैं। वो रेडियो ऑपरेटर से कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सके और इनको यहाँ पर मदद मिल सके, लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, यानी कि वो यहाँ से किसी को भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। कुछ ही देर बाद पायलट की भी मौत हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर 4 और पैसेंजर्स भी मर जाते हैं। मतलब अब 6 लोग और मर चुके हैं, और अभी रात भी होने वाली है। रात को यहाँ पर कोई भी इन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। बचे हुए लोगों को विश्वास है कि कल सवेरा होते ही इनके लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। केनिसा सबको कहता है कि यहाँ पर जो भी सीट्स हैं उनके कवर निकालकर हम इन्हें ब्लैंकेट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन रात को ठंड बहुत ज्यादा है, लोगों को चोट लगी हुई है, वो घायल है, दर्द से कर्रा रहे हैं, और साथ ही उनसे ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन किसी तरीके से ये सब यहाँ पर एक रात बिता लेते हैं। अगली सुबह यहाँ पर जो एक क्रू मेंबर बचा हुआ था उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई फ्लेयर गन है, ताकि जब इन्हें लोग बचाने के लिए आए तो ये फ्लेयर गन जलाकर उन्हें इशारा कर सके कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन क्रू मेंबर कहता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लेयर गन नहीं है, और रेडियो की जो बैटरी थी वो प्लेन की टेल में थी, मतलब जो हिस्सा टूटकर अलग होकर कहीं दूर गिरा हुआ है उस हिस्से में बैटरी थी। और अब इन्हें नहीं पता कि प्लेन का वो हिस्सा इन लोगों से कितना दूर है। सभी को पूरा विश्वास है कि इन्हें रेस्क्यू टीम ढूंढने के लिए बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लेन गायब हो चुका है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन सबको बाहर ले जाते हैं, और इनके आसपास जितनी भी बॉडीज है, जितने भी लोग हैं, वो सब इनके अपने हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान नहीं है। कुछ चॉकलेट्स है, थोड़ी सी शैम्पियन है, लेकिन सिगरेट्स काफी सारी हैं, और ये सब डिसाइड करते हैं कि ये लोग राशन बांट कर खाएंगे। कोई भी ज्यादा नहीं खाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक यहाँ पर जिंदा रहा जा सके। और जब ये ऐसा कर रहे थे तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, और इससे ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी है। लेकिन ऊपर बादल बहुत ज्यादा थे, इसीलिए हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इन्हें नहीं देख सकते थे, और ना ही ये लोग हेलीकॉप्टर को देख पा रहे थे, बस ये उसकी आवाज सुन सकते थे। और इस तरीके से एक और रात इन्हें इस जानलेवा ठंड में बितानी पड़ती है। दूसरे दिन पानी की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक स्टील की सीट लगाते हैं,
और उसके ऊपर बर्फ डालकर सूरज की गर्मी से पिघलाकर पानी बनाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आराम से बैठकर सिगरेट्स पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले दिन दोबारा से टीम उन्हें ढूंढने के लिए जरूर आएगी। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है न्यान्दो, और वो चोट लगने से कोमा में चला गया था। अब वो होश में आ जाता है। उसे बताया जाता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो चुका है और इसके बाद तुम कोमा में चले गए थे। वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। उसकी मॉम मर चुकी है और नैंदो ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि उसकी बहन सूजन अभी भी जिंदा है। वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है और उसे तुम्हारी जरूरत है। नैंदो उसी हालत में उठकर अपनी बहन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब परेशान हैं, वो डरे हुए हैं। ठंड किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरे दिन फिर से उन्हें बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो उन्हीं के बगल में उड़ रहा था, और ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो हाथ हिलाकर उसे आवाज लगाते हैं, पर वो उनकी तरफ से घूमकर निकल जाता है। सबको लगता है कि अब अगली सुबह यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आएंगे और इन सबको यहाँ से ले जाएंगे। रात को सोने से पहले इनके पास जितनी भी चॉकलेट्स होती है ये लगभग सारी खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगली सुबह हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए सब लोग एंजॉय करते हैं। सुबह होने के साथ ये सब के सब बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत वक्त बीतने के बाद भी इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। दरअसल उस हेलीकॉप्टर ने इन्हें देखा ही नहीं था। शाम होने के बाद एंटोनियो सबको राशन बांटना चाहता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें चॉकलेट्स है ही नहीं। दरअसल रात को जब सबने चॉकलेट्स खाई थी तो वो सो रहा था, और इस बात से बहुत झगड़ा होता है। दूसरे दिन ये लोग रेडियो शुरू करने की कोशिश करते हैं। इनमें से 5 लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ प्लेन की टेल टूटकर प्लेन से अलग हो गई है और जो बहुत ऊंचाई पर कहीं पर गिरी हुई है, ताकि बैटरी लेकर रेडियो ठीक करके किसी से मदद के लिए संपर्क कर सके। इन्हें बैटरी तक पहुंचना होगा और कोई भी चारा नहीं है इनके पास। और ये जब उस तरफ आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पर बर्फ धंस जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई थी। उस खाई में इनमें से एक गिरने ही वाला होता है कि तभी बाकी के चारों लोग कूद कर पकड़ लेते हैं और किसी तरीके से उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रात भी होने वाली है और ये सर्दियों का वक्त है जब रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए सब के सब वहीं पर वापस आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग हैं। रात को नैंदो की बहन सूजन, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, उसकी भी मौत हो जाती है। नैंदो सबसे कहता है कि मैं आज पूरी रात अपनी बहन को गले से लगा कर रखना चाहता हूँ और कल सवेरे होते ही हम इसे दफना देंगे। नैंदो ने इस एक्सीडेंट में अपनी माँ और बहन को खो दिया है। वो पूरी तरीके से टूट चुका है और 9 दिन बीत जाने के बाद अब बाकी लोग भी टूटना शुरू हो गए हैं। इन्हीं में से एक रेडियो पर सुनता है कि इनको ढूंढना अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं बचा होगा। इस बात से ये सब लोग हताश हो जाते हैं। नैंदो सबको कहता है कि हमें बाहर जो मुर्दे हैं उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाना खत्म हो चुका है। हमारी खोज भी अब बंद कर दी गई है और हमें अब यहाँ पर कब तक रहना होगा हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी ताकि हम खुद को यहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन नैंदो की इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता। रात में सब लोग एक साथ बैठे हुए थे और इन्हीं में से एक, जिसका नाम कैनिसा है, वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम लोग मेरे शरीर को खा लोगे ताकि तुम्हारी जिंदगी बच सके, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर आप सबको मार दूंगा। इस बात पर सब लोग हंसते हैं और सभी लोग यही बात दोहराते हैं। अगली सुबह ये सब लोग बाहर थे। ये सब के सब भूखे हैं। इन्होंने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और खाना इनके सामने पड़ा है, बहुत सारे मृत शरीर के रूप में। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते। इनमें से एक कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन तभी कैनिसा आगे बढ़ता है और वो उन मृत शरीरों में से एक शरीर से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर खा लेता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक एक करके ऐसा ही करने लगते हैं।
जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। ये इन सब की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त चल रहा है। जिंदा रहने के लिए इनको इंसान होकर दूसरे इंसान को खाना पड़ रहा है। ऐसा करने से सबसे ज्यादा दुख न्यांदो को होता है। अंदर आकर वो रोना शुरू करता है, क्योंकि उन शरीरों में से 2 शरीर उसके परिवार के हैं, उसकी माँ और उसकी बहन के। लेकिन वो जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बचे हुए सारे लोग मर जाएंगे। अब इन सब के अंदर एनर्जी आ गई है, इसीलिए 3 लोग प्लेन की टेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मदद मांगने के लिए इन्हें उस बैटरी को ढूंढना होगा। एक दिन का पूरा सफर तय करने के बाद 3 लोग जो बैटरी लेने के लिए निकल गए थे, ये रात को एक जगह पर बैठकर सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। जब सुबह हो जाती है तो इनमें से एक बोलता है कि क्या हम अभी भी जिंदा हैं? इनके पूरे शरीर पर बर्फ जम गई थी। अब ये आगे का सफर तय करते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टेल के टूटने के बाद इनके प्लेन से काफी सारा सामान गिर गया था। साथ ही कुछ आदमी भी गिर गए थे। ये सब लोग अभी मरे हुए हैं। ये लोग आगे का सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रात को इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा तो ये तीनों के तीनों ठंड से मर जाएंगे। इसीलिए सब वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमें दोबारा जाना होगा, हमें टेल तक पहुंचना होगा। लेकिन इस बार जो भी जाएगा वो ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर जाएगा और अपने साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर जाएगा। यहाँ पर प्लेन के टुकड़े के अंदर ये सब के सब लोग सोते हैं। जहाँ पर रात बिताते हैं वहाँ पर ही अपने बचे हुए सामान से आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए इनके पास जो डॉलर्स थे वो भी इन्हें जलाने पड़ते हैं। और यहाँ पर इन्हें इस बात का एहसास होता है कि इस दुनिया में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो उसके सामने इंसान की कोई बिसात नहीं। यहाँ पे कार्लिटोस कहता है कि मुझे लगता है ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम अब तक जिंदा है। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहा है। और अब रात को ये सब लोग सो जाते हैं और तभी ऊपर अचानक से पहाड़ की चोटी पर से स्नो स्लाइड होने लगती है और अब वो सारी की सारी स्नो इनकी तरफ आगे बढ़ रही है और अब वो इनके प्लेन के टुकड़े से जोर से टकरा जाती है और अंदर भी बहुत सारी बर्फ घुस जाती है, जिससे कई लोग उस बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर तूफान चल रहा है, वो बाहर नहीं आ सकते और इनका पूरा का पूरा प्लेन का टुकड़ा बर्फ के नीचे दफन हो चुका है। अगले कई दिनों तक तूफान चलता रहा और जब तूफान पूरी तरीके से थम जाता है तो कुछ लोग बाहर निकलते हैं। बाहर कार्लिटोस बैठा हुआ था और वो कहता है कि देखा, आज कई दिनों के बाद सूरज निकला है और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, हम सब के सब बच जाएंगे। हालांकि इस हादसे में और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बचे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं और वो अपने प्लेन के टुकड़े के चारों तरफ से बर्फ भी हटा देते हैं। इन्हें आज यहाँ पर पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों के बाद यहाँ पर सर्दियों का मौसम भी कुछ कम होने लगा है। मतलब अब रातें छोटी और दिन लंबे होंगे। सब लोग फैसला करते हैं कि एक बार फिर से प्लेन की टेल को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में बैटरीज चाहिए। ये लोग एक टीम तैयार करते हैं और इनका इस बार प्लान होता है कि अगर इन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा और बैटरी नहीं मिली तो ये वापस नहीं आएंगे, बल्कि आगे सफर पर निकल जाएंगे और इन पहाड़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब इनमें से 3 लोग बैटरी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों के सफर के बाद इन्हें प्लेन का वो हिस्सा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर कपड़े, सामान और खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स भी मिल जाती हैं, जिससे ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इन्हें बैटरी भी मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा हेवी थी। ये लोग उसे उठाकर वापस नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए ये उस आदमी को जो वायर जोड़कर रेडियो को ऑन कर सकता है वापस जाकर उसे उस जगह पर दोबारा लेकर आते हैं, क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा इनसे ज्यादा दूर नहीं था, वो सिर्फ 3 घंटों की दूरी पर था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता और दूसरे दिन न्यांदो कहता है कि हमें पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता।
और ये चारों के चारों वापस अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं, जबकि तूफान भी शुरू हो जाता है और इन्हें वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अब न्यान्दो चाहता है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से निकल जाए, इसीलिए वो स्लीपिंग बैग भी बनाता है। अब इन्हें इस जगह पर पूरे 61 दिन हो चुके हैं। तब न्यान्दो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। केनिसा और एंटोनियो न्यान्दो के साथ सफर में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनके पास कार्लिटोस आता है, जो ये पूरी कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि कल रात मैंने एक सपना देखा और मैंने देखा कि तुम लोग हरी हरी घाटियों में पहुंच चुके हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। और ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। 2 दिन का लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद ये एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जब ये चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये देखकर केनिसा पहाड़ पे ही लेट जाता है। वो पूरी तरीके से हार चुका है। वो कहता है कि अब हम नहीं बच सकते, लेकिन न्यान्दो उसे बोलता है कि उन पहाड़ों के बीच में मुझे बर्फ नहीं दिख रही है, वहाँ जरूर कोई हरी घाटी होगी। लेकिन केनिसा कहता है कि वो यहाँ से लगभग 50 मील दूर है और इतना लंबा चलने से पहले हम मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर 50 मील चलना मतलब बहुत बड़ी बात है, और वो भी तब जब हम पहले से ही इतने थक चुके हैं। लेकिन न्यान्दो हार नहीं मानता। वो कहता है कि 70 दिनों तक हमने हार नहीं मानी और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, और जब हम हिम्मत करके इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, तो सालों बाद हमें अपने आप पर गर्व होगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा। और वो कहता है कि हम एंटोनियो को वापस भेज देंगे ताकि हमारे पास ज्यादा राशन बचा रहे, और वो ऐसा ही करते हैं। एंटोनियो को वापस भेज देते हैं और अब ये दोनों अपने मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। 12 दिनों तक लगातार इन पहाड़ों पर चलने के बाद ये इन बर्फीली पहाड़ियों से निकल जाते हैं और इनके सामने एक सुंदर हरी घाटी है जहाँ पर नदियाँ हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पहाड़ों पर फंसे हुए लोग अब हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कई दिन हो चुके हैं। उनका राशन खत्म हो चुका है, उनके शरीर में शक्ति नहीं है, और जब सब के सब हताश हो जाते हैं तभी इन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है। और जब ये बाहर आ जाते हैं तो वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो इनको बचाने के लिए आ गए हैं, जिनमें न्यान्दो और उसका दोस्त भी बैठा हुआ है। हेलीकॉप्टर्स को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, नाचना शुरू करते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ पर कार्लिटोस कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि हमारी टीम वापस वहाँ पर गई और वहाँ पर जितनी भी बची हुई डेड बॉडीज थी, हम सब ने उन्हें वहाँ पर दफना दिया। उनकी याद में वहाँ पर एक क्रॉस भी लगाया, और अंत में बताया जाता है कि 1972 की इस सच्ची घटना में 29 लोग मारे गए थे और सिर्फ 16 ही बच गए थे। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।